देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। तेलंगाना में वोटिंग के लिए अब बस 3 दिन बाकी हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने ओवैसी केसीआर को मोदी का यार बता दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने केसीआर और राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी परिवार बता दिया है। सुनिए जरा ये आर पार। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, केसीआर भी यही कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। लोकसभा में जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है, केसीआर पूरी मदद करते हैं। चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसान के खिलाफ जो कानून बनाए वो हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, एकदम केसीआर मदद करते हैं। कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीआरएस, इन दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था, यही इन दोनों की पहचान है। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले, मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर, राहुल गांधी। हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूं मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूं कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है, तो राहुल के 2 प्यार, एक इटली और एक मोदी। जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारे चीज़ें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है और पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। हमेशा हमने गांधी परिवार का, इंदिरा जी का, कांग्रेस का, तेलंगाना के आवाम ने साथ दिया है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं दिया। तो अब सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने रख देते हैं। ये तेलंगाना जहां मतदान 30 नवंबर को होना है, और ऐसे में जो हैदराबाद का संग्राम, कौन किसका सियासी यार। अबे जी, यहाँ हर पार्टी की तरफ से जो कोशिश नजर आ रही है वो ये कि खुद को अलग दिखाना और बाकी सबको मिला हुआ बता देना। रणनीति क्या है? देखिए, तेलंगाना की निगाह पे इस वक्त सारे देश की निगाहें, तेलंगाना के चुनाव पे सारे देश की निगाहें हैं। और उसका कारण है कि जो क्षेत्रीय शक्ति वहां लगातार हुकूमत कर रही थी, इस बार उसे चुनाव में बड़ी जबरदस्त टक्कर मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से टक्कर मिलनी चाहिए थी भाजपा की तरफ से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना एक उछाल दिखाया था। हाँ, भाजपा उछाल दिखाया था। और उसके बाद बंडी संजय कुमार को जब भाजपा ने वो इंचार्ज, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन वो बहुत आक्रामक तरीके से भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। फिर भाजपा ने बहुत रहस्यमय तरीके से उनको वहां से वापस ले लिया, जिससे वहां तेलंगाना में ये खबर फैल गई, सही या गलत जैसी भी हो, कि मोदी का केसीआर के साथ में कोई एक समझौता हो गया है। इसकी वजह से भाजपा के हाथ से धीरे धीरे पूरी जो कहानी थी तेलंगाना की, वो फिसल गई। उससे जो शून्य पैदा हुआ उसको कांग्रेस ने भरा। रेवंत रेड्डी ने कोशिशें की और कांग्रेस ने कोशिश की, कांग्रेस ने भरा। इसलिए कांग्रेस केसीआर को टक्कर दे पा रही है। हम लोगों का सर्वे भी बताता है कि केसीआर के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी वहां पे है, लेकिन इसके बावजूद भी केसीआर हो सकता है आगे हैं, हो सकता है सरकार बना लें, हो सकता है कांग्रेस उनको पछाड़ दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तेलंगाना की कहानी बहुत दिलचस्प है।
ये यहाँ पर आक्रामकता जो है वो दिबांग कांग्रेस की नजर आ रही है इस रूप में कि राहुल गांधी उतरते हैं और वो कहते हैं मोदी के दो यार, ओवैसी और केसीआर। देखिए, राहुल का जो कहना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो लड़ाई वहाँ चल रही है वो दरअसल में लड़ाई चल रही है दूसरे स्थान के लिए। केसीआर और कांग्रेस का अगर आप अंतर देखें विधानसभा चुनाव में करीब 12% वोट्स का है। तो केसीआर चूंकि फिसल रहे हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है, पिछली बार बीजेपी को 4 लोकसभा की सीटें मिली, वहाँ कांग्रेस के 1 के मुकाबले 20% वोट मिला बीजेपी को। तो बीजेपी जो कर्नाटक में हारी है, दक्षिण में अगर उसको अपना 130 सीटों में से आगे बढ़ना है, यानी पिछली बार 28 में से 26 जीती थी कर्नाटक में, वहाँ हार चुकी है, 4 यहाँ जीती है, वो बचानी है बीजेपी को अपनी जगह। तो बीजेपी नया रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है। बंडी का नाम इन्होंने लिया। इस समय जो कैंपेन कमेटी के चीफ हैं बीजेपी के जी राजेंद्रन, वो टीआरएस से आए हुए हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें और सारी जानकारियां पर आप इतना ही समय बता रही हैं। जल्दी से प्रदीप जी आपका आंकलन। नहीं, देखिए, तेलंगाना में ये 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी कहीं है तो तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ। लेकिन उनके पास एक इमोशनल कार्ड है। उन पर जब हमला बहुत ज़्यादा होता है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब होता है, बीजेपी से मिले हुए हैं, तो आखिर में वो कार्ड खेलते हैं कि स्टेट मैंने बनवाया। और लोगों में इस बात को लेकर सिंपैथी है कि भाई ये ठीक है, भ्रष्ट है, ये इसने काम खराब किया है, लेकिन आखिर स्टेट तो यही लेकर आया। कांग्रेस तो खिलाफ थी और बीजेपी का ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं था राज्य बनवाने में, तो वो उसका एक फ़ायदा उनको मिलता है। उसके अलावा देखिए, कर्नाटक के चुनाव के बाद बीजेपी जिस तरह से पीछे गई है और कांग्रेस पार्टी आगे आई है, उसकी वजह से ये फाइट ट्रायंगुलर होती हुई दिखाई दे रही, जो पिछली बार नहीं थी। तेलंगाना में कांग्रेस और टीडीपी का अलायंस था और बीआरएस से सीधी लड़ाई थी, बीजेपी डिस्टेंट थर्ड थी। इस बार बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी फिर मेन स्ट्रीम में बदली है और ये वो 30-35 सीटों पर कंसंट्रेट कर रही है कि वहाँ जो है समीकरण बिगाड़ दिया जाए बीआरएस और कांग्रेस दोनों का। अब कितनी कामयाब होगी पता नहीं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है। और जो दिबांग जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि लड़ाई नंबर 2 की कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रही है कि कौन नंबर 2 बनता है। बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस आगे न जाने पाए, भले केसीआर फिर से आ जाए। नहीं, लेकिन आपने जो कहा कि लड़ाई त्रिकोणीय है, तो क्या वाकई में तेलंगाना के अंदर लड़ाई त्रिकोणीय है, या फिर जिस तरीके के कुछ सर्वेस भी पिछले दिनों निकल कर आए जिनकी तरफ से कहा गया कि मामला डिस्टेंट थर्ड का तो ठप्पा बीजेपी पर लगता हुआ नजर आ रहा है और कांटे की लड़ाई यहां पर इस वक्त तेलंगाना में बीआरएस वर्सेस कांग्रेस की बनती हुई नजर आ रही है। इस सवाल को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो अब सारा सियासी फोकस इस वक्त तेलंगाना पर है, क्योंकि 30 नवंबर वोटिंग तेलंगाना में होनी है और अन्य 4 जो चुनावी राज्य हैं वहां पर मतदान खत्म हो चुका है। ऐसे में हैदराबाद का संग्राम और अब सियासत में, क्योंकि यार का बहुत जिक्र किया जा रहा है, तो कौन किसका सियासी यार, इसी की रणनीति को हम समझने की कोशिश करें। रामकृपाल जी, आपका आकलन, जिस तरीके से बाकी सबको मिला हुआ बताने की कोशिश की जा रही है, खुद को अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रोमाना जी, जिस दिन कर्नाटक का चुनाव रिजल्ट आया था, मैंने उसी दिन एक बात कही थी कि कर्नाटक का जो मैसेज है वो क्षेत्रीय दलों के लिए संकट का संदेश लेके आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बाबरी विध्वंस के बाद जिस तरह से माइनॉरिटी पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ गई थी, उसके बाद अब देखा जा रहा है कि कर्नाटक में तेलंगाना में भी क्या वही चीज़ दोहराई जाएगी। बीजेपी ने जिस तरह से शुरू में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बढ़ने की, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अचानक अपने पांव रोक लिए, मुझको ऐसा लगता है कि बीजेपी हर हालत में चाहती है, उसे पता है कि वो सरकार नहीं बना रही है जी। वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में न स्थापित होने पाए। ये सारा मामला है, ये खुल करके नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये है, क्योंकि 2000 अगर कांग्रेस तेलंगाना में जीत जाती है तो मैं फिर कहूँगा फिर तो इंडिया अलायंस खत्म है, कोई मतलब नहीं उसका। फिर कांग्रेस जो होगी इतनी मजबूती से चीज़ों को बार्गेन करेगी, क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बीजेपी चाहती है कि क्षेत्रीय दल अच्छी तरह से चुनाव लड़ें जी, उसमें उसका फायदा है, क्योंकि अगर ये मैसेज चला जाएगा कि कांग्रेस जो है सारे मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस तरफ आ रहे हैं,
तो एक मुश्किलें आएंगी बीजेपी के लिए। बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा हो। प्रदीप सर, आपने जो बात कही थी कि इन चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी राज्य में तो फिर वो तेलंगाना में देखने के लिए मिली। ऐसे में राहुल गांधी अगर बीआरएस और बीजेपी दोनों को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता देते हैं, वो यारी दोस्ती वाला जिक्र करके, तो मतलब सीधे सीधे खुद को वो प्रोजेक्ट करने में कामयाब होते हैं कि कंटेंडर वही है सत्ता के। नहीं, कोशिश तो उनकी वही है और कांग्रेस की स्ट्रेटजी भी मेरे हिसाब से सही है। हाँ। कि भाई आपके जो दो मेन ओपोनेंट हैं उनमें आप दिखा दीजिए कि इनका रिश्ता है आपस में, इनमें अंडरस्टैंडिंग है और ये अलग अलग नहीं है। तो इसमें और बीजेपी ने जो 2 कदम उठाए, एक अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने का, दूसरा के कविता को गिरफ्तार न करने का, बिल्कुल ओपन एंड शट के। अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है तो के कविता को भी अंदर होना चाहिए। बीजेपी ने अपने 117 एमएलए भेजे थे तेलंगाना जी कि 119 में से 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाओ और फीडबैक लेकर बताओ। और जो फीडबैक आया उसमें 2 सवाल पूछे लोगों ने कि बांदी संजय कुमार को हटाया क्यों और के कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसका जवाब बीजेपी ने आज तक नहीं दिया। तो उससे ये धारणा और पुष्ट हुई कि दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग हो ना हो अलग बात है, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। तो परसेप्शन ये बन गया कि केसीआर और बीजेपी मिले हुए हैं। तो मतलब फिर कोई किसी पर भी, इसके बावजूद जो वहाँ पर जिस तरह की बात अमित शाह करके आए, वो कह रहे हैं कि डील है केसीआर में और कांग्रेस में कि सीएम बनाना हो तो केसीआर को बना दीजिए और जब पीएम बनाने की बात आएगी तो राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। ये केसीआर ने, ये गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा अपने भाषण में। दूसरी तरफ कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस ये कह रही है कि जितने भी और जिनका भी हमने अभी वक्तव्य सुना AIM के असदुद्दीन ओवैसी का, कह रहे हैं कि ओवैसी को बाकायदा पैसा मिलता है बीजेपी से कि वो मुस्लिम उम्मीदवार हमारे खिलाफ खड़ा करे। ये राहुल गांधी ने कहा हुआ है। राहुल गांधी दूसरा क्या कह रहे हैं केसीआर के खिलाफ कि वहाँ एक जमींदारी का बड़ा मूवमेंट चला, उसमें दोलारू और प्रजालू करके, दोलारू यानी वो लोग जो राज करते हैं, प्रजालू वो लोग जो आम आदमी हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप जो राज चला रहे हैं बिल्कुल फीफडम की तरह चला रहे हैं, जैसे ऐसे चला रहे हैं जैसे आप वहाँ के राजा हों। तो वो एक बड़ी कोशिश कांग्रेस की इस बार वहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक खास बात ये भी है कि पहली बार राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनमें बड़ा तत्व लग रहा है। आप जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं तथ्य लग रहा है। जो बात प्रदीप जी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि साहब वो अंडरकरंट आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर संजय बांडी है जो बढ़िया कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी तेलंगाना में अच्छा कर रही है, अचानक से आप उनको हटा देते हैं। जी किशन रेड्डी को वहां पर आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। के कविता जिनको लेकर भ्रष्टाचार पर इतना आरोप लगते हैं वो घिरती हुई नजर आती हैं। उसी मामले में मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन के कविता वहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, आराम से वो खुला घूम रही हैं। तो बेसिकली ये अंडरकरंट वहां पर लोगों में है, ये मैसेजिंग है और इसी वजह से जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं वो ज्यादा चस्पा होते हैं कि साहब बीआरएस बीजेपी मिलकर खेल खेल रही है। देखिए, इसमें जो बात मैंने कही थी मेरे साथियों ने घुमा फिरा के उसी को तस्दीक किया और ज्यादा साफ और ठोस तरीके से वही बात कही। देखिए, तेलंगाना एक ऐसा मैदान है जहां पर भारतीय जनता पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और इत्तेहादे मजलिसे मुसलमीन, ये 3 संगठन एक ही मकसद के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। ये जो अंतर्विरोध है भारतीय राजनीति का और तेलंगाना की राजनीति का, इसको हम लोगों को रेखांकित करना चाहिए, जो हम लोग कर भी रहे हैं, भले वो कहें ना। दूसरी बात जो रामकृपाल जी ने बात कही थी, वहां मैं थोड़ी सी बात ये कहूंगा कि कांग्रेस जब मजबूत होगी तभी वो विपक्ष की एकता को आगे ले जा पाएगी। कांग्रेस जब कमजोर होगी, जब कांग्रेस के हाथ पर आपको हिलते हुए दिखाई देंगे, तब वो विपक्ष की एकता को नहीं बढ़ा सकती। हाँ, अगर कांग्रेस को ये मुगालता हो जाता है कि हमने राज्यों में चुनाव जीत लिए, अब हम 2018 की तरह फिर से भाजपा को हराने अकेले दम पे हरा सकते हैं, तो वो फिर से मुंह के बल गिरेगी। कांग्रेस तभी विपक्ष की एकता को आगे बढ़ा पाएगी जबकि वो राज्यों के चुनाव ठीक से जीते, मजबूत हो, तभी तो वो विपक्षी एकता की एंकर पार्टी बन पाएगी। तो मतलब चुनाव नतीजों से कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसका सियासी भविष्य भी जुड़ा हुआ नजर आता है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे 12 से 2 पॉलिटिकल शो में प्रचार से पहले पूजा पाठ तस्वीरें सामने आई हैं आज। क्या इससे मिलेगा जीत का आशीर्वाद? इस पर भी चर्चा करेंगे।